हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरेंद्र कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैथ पेडागोजी में हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं जो वह गणित क्या है। गणित हमारी जो है संख्या और स्थान का विज्ञान है। जैसे एक से लेके जो 9 संख्याएं हैं 9 तक, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है गणित में। और स्थान का विज्ञान इसलिए है कि मान लीजिए अगर 2 है, अगर आप उसे इकाई के स्थान पर रख रहे हैं तो उसका मान 2 होगा। अगर 2 को आप दहाई के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान 20 हो जाएगा। 2 को अगर आप सैकड़ा के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान 200 हो जाएगा। 2 को अगर आप हजारवें स्थान पर रखेंगे तो उसका मान 2000 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। जो 1 से लेकर 9 तक जो हमारी संख्याएं हैं उन्हीं की गणना करनी है आपको, चाहे आपको जोड़ना हो या घटाना हो या गुणा करना हो या भाग करना। तो ये हमारी होगी गणनाओं का विज्ञान। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं गणित जो है तर्क विचारों का विज्ञान है। जैसे आपसे कोई कहेगा कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए और 3 अंक की छोटी संख्या आप उसमें से माइनस करके बताइए, तो उसमें आपको तर्क विचार करना पड़ेगा। पहले आप 5 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक की छोटी संख्या उसमें से माइनस करेंगे। तो ये हमारी होगी तर्क विचारों का विज्ञान। इसके बाद देखिए, गणित जो है इसका रूप अमूर्त है, ये मूर्त रूप में नहीं पाई जाती। तो अब ये हो गया हमारे गणित क्या है। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों में गणित जो है तर्क क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना मुख्य उद्देश्य है गणित का। ये हो गया गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। छोटे बच्चों में देखिए, जैसे छोटा बच्चा ये 5 उंगली के बाद 1 उंगली दिखा रहा है, मतलब 5 के बाद 6 होता है। तो बच्चे के अंदर जो होती है गणित क्षमता के तार्किक क्षमता है उसका विकास करना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब जो प्राथमिक लेवल पे है हमारे, इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्र में संख्या संबंधी कौशल, माप तौल तथा अवधारणा एवं गणित संक्रिया का विकास करना। बच्चे को जो है संख्या संबंधी कौशल के बारे में, माप तौल के कौशल के बारे में, गणितीय संक्रिया के बारे में बच्चे का विकास करना प्राथमिक स्तर पर। जैसे देखिए बच्चा यहाँ पे 2 + 7 जोड़ रहा है, 2 + 7 मतलब 9 होता है। तो ये हमारा हो गया प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं उच्च स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है। उच्च स्तर पर जो गणित का मुख्य उद्देश्य है, ये अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना बच्चे के अंदर। जैसे बच्चा को कोई सवाल दिया जाए तो उसके हल तक वो बच्चा पहुंच जाए, उसकी क्षमता का डेवलप करना यहाँ पे उच्च स्तर पे है। परिकलन संबंधी विकास करना, कौशल संबंधी विकास करना, विश्लेषणात्मक संबंधी विकास करना बच्चे का मुख्य स्तर पे गणित शिक्षण का ये उद्देश्य है। गणित शिक्षण की भाषा क्या होती है। गणित की भाषा क्या है। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न प्रकार के चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। गणित शिक्षण का जो है ये विभिन्न प्रकार के चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। बिना चिन्ह और नियम के ये गणित नहीं सीखी जा सकती। गणित के ज्ञान अर्जन के लिए हमें किसी और अतिरिक्त नवीन भाषा की आवश्यकता नहीं होती। आप जो भाषा जान रहे हैं उसी में आप गणित सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि गणित सीखने के लिए आपको कोई नई भाषा सीखनी पड़ेगी। गणित सीखने के लिए कोई जन्मजात योग्यता भी नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें गणित सीखने की क्षमता पहले से लेकर पैदा होगा और कोई दूसरा बच्चा पैदा हो तो उसे वो गणित नहीं सीख पाएगा। सब लोग गणित सीख लेंगे, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो ये हो गई गणित की भाषा। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जो गणित के प्रमुख अंग क्या हैं। गणित के प्रमुख अंग देखिए, इससे आप लोगों का 1 नंबर आ सकता है। गणित के जो प्रमुख अंग है ये देखिए, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ऐसे दे देगा, आप लोगों से पूछेगा कि गणित के प्रमुख अंग क्या हैं। तो ऐसे ये ख्याल कर लीजिएगा आप लोग कि पहले पद आएगा, फिर प्रत्यय आएगा, फिर सूत्र आएगा, फिर सिद्धांत, फिर चिन्ह। इसका क्रम आगे पीछे करके आप लोगों से पूछ लेगा, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिस हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए गणित में सोच क्या है, थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। गणित में देखिए सोच जो होती है एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है। तो देखिए पहले हम लोग बात करने जो जा रहे हैं ये है अभिसारी सोच के बारे में। अभिसारी सोच जो होती है हम कन्वर्जन थिंकिंग होती है। इसमें क्या कहते हैं, एक ही प्रकार से आपका आंसर दिया जाना चाहिए। जैसे आप पेपर देखते हैं आपका, तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा एक, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे लेकिन एक ही उत्तर का सही रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा बच्चे से कि 5 क्या होगा, तो बताएगा 10 होगा। 12 कोई आंसर नहीं दे पाएगा। तो जो इसका उत्तर होता है वह बंद होता है, मतलब ये क्लोज एंडेड इसका आंसर होता है। जैसे देखिए फैक्ट अगर देखिए चित्र बना हुआ है जो आप लोगों के बगल में, इसमें बगल में देखिए जो चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए फैक्ट अलग बाहर हैं लेकिन जो इसका आंसर है एक ही है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक ही आंसर। जैसे 5 5 10 ही होगा ना, कोई 12 नहीं बता पाएगा।
तो ये हमारे होंगे क्लोज एंडेड। जो अभिसारी सोच होती है ये क्लोज एंडेड होती है, मतलब इसका कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा दिल्ली, हम भारत की राजधानी कहाँ, तो आप दिल्ली बताएंगे, कोई ऐसा नहीं कि कोई पंजाब बता देगा, तो ये गलत हो जाएगा वो, मतलब इसका आंसर फिक्स रहता है। तो ये हमारी हो गई अभिसारी सोच। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अपसारी सोच के बारे में। अपसारी सोच जो हमारी होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इसके बारे में कई प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग बताइए जो 10 प्राप्त हो जिससे हमें, तो देखिए यहाँ पे 2 + 8 भी 10 हो रहा है, 3 + 7 भी 10 हो रहा है, 6 + 4 भी 10 हो रहा है, 1 + 9 भी 10 हो रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं, आप कई प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये कई प्रकार से इसका आंसर आइडिया देखिए, ये एक क्वेश्चन, इसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपसारी सोच। अब हम लोग आगमन विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगमन विधि जो हमारी होती है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बच्चे को, फिर नियम सिखाया जाता है। ये विशिष्ट से समान की ओर चलती है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। इसमें बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाएगा, फिर नियम सिखाया जाता है। अगर बच्चे को पहले नियम ही सिखाना शुरू कर देंगे तो बच्चा गणित नहीं सीख पाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्पष्ट रहता है, बच्चा काफ़ी दिन तक इसे याद कर लेता है। यह अस्थायी भी होता है। ये छोटी कक्षाओं के शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस विधि का दोष यह है कि यह विधि जो है क्या कहते हैं, इसमें अधिक समय लगता है और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। अगर बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा और ये उपयोगी नहीं है बड़ी कक्षाओं के लिए। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है आगमन विधि जो हमारी है। आगमन विधि के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं निगमन विधि। निगमन विधि जो हमारी है ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ये जो नियम से है उदाहरण की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होती है। ये जो विधि होती है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अध्यापक और बालक को इसमें कम परिश्रम करना पड़ता है। ये गणित को सरल और सुविधाजनक बनाती है जो हमारी निगमन विधि होती है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसका एक दोष है कि इसमें सूत्र आपको याद करना पड़ता है। अगर सूत्र नहीं याद करेंगे तो आप जो सवाल आएगा उसे आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है इस विधि में, निगमन विधि में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं व्याख्यान विधि के बारे में। व्याख्यान विधि जो होती है इसमें शिक्षक जो होता है, टीचर होता है जो, वो सक्रिय होता है, छात्र इसमें निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है, वो श्रोता रहता है छात्र जो इसमें होता है। अध्यापक जो होता है वह इसमें किसी विशेष छात्र का ध्यान नहीं देता, वो सब छात्रों को एक समान समझता है, किसी विशेष छात्र के बारे में वो नहीं सोचता। इस शिक्षण में क्या कहते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए ये शिक्षण जो है उपयोगी नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें केंद्र बिंदु में जो होता है वो अध्यापक होता है और छात्र जो होते हैं वो मुख्य श्रोता होते हैं, पैसिव लर्नर होते हैं। इसमें विचारों का प्रवाह होता है अध्यापक द्वारा छात्र की ओर। तो ये हमारी होगी व्याख्यान विधि। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो होती है यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। जैसे इसमें अलग अलग करके जो समस्या रहती है उसका अलग अलग टुकड़ों में खंडन करके देखा जाता है कि क्या समस्या होती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि होती है, सोच की प्रक्रिया विकसित करती है ये विधि। इसमें छात्र जो है उत्सुक रहता है, इसमें अधिक समय और अधिक परिश्रम लगता है, जो हमारी विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं संश्लेषण विधि के बारे में। संश्लेषण विधि हमारी जो होती है वो अलग अलग भाग को जोड़ के इसमें सीखा जाता है। संश्लेषण विधि में कोई भी समस्या रहेगी या सवाल रहेगा तो अलग अलग कई टुकड़ों में रहेगा, उसे जोड़ के इस विधि में सीखा जाता है। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ये हमारी होगी संश्लेषण विधि। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो हमारी होती है वो करके सीखने पर आधारित होती है। इसमें जो छात्र जितना मेहनत करेगा ये प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है। ये करके सीखने पे व्यवहारिक विधि की तरह काम करती है, रुचिकर विषय की तरह काम करती है। बालक इसमें जो होता है गणित के विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके इस विधि को सीखता है। ये काफ़ी खर्चीली विधि होती है और सभी विद्यालय में ये विधि प्रयोग में नहीं की जाती क्योंकि इसमें काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी समय लगता है। केवल कुशल छात्र और कुशल अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग करते हैं। गणित की सभी समस्यागत प्रश्नों का हल इस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी होगी प्रयोगशाला विधि। इसमें बालक अपने प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। तो ये इसके गुण होते हैं। ये प्रयोगशाला विधि हो गई हमारी। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि जो हमारी होती है बालक की जो क्षमता होती है उसे विकसित करने के लिए होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है
और कुशल शिक्षक अध्यापक होते हैं वही इसका प्रयोग करते हैं। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक की तर्क करने की क्षमता जो होती है इस अनुसंधान विधि में विकसित होती है। बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए ये शिक्षण उपयोगी है। तो ये हमारा हो गया अनुसंधान विधि। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री जो हमारी होती है ये दो प्रकार से कार्य करती है, या क्षैतिज ये किसी को काटेगी या ऊर्ध्वाधर काटेगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये दो भागों में बांट रही है, अगर इसका ये भाग मोड़ा जाएगा तो जाके उस पर चिपक जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दो भागों में काट रही है, ये जो भाग इसका मोड़ा जाएगा तो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। ये देखिए हमारा जो है आयत है, देखिए इसको क्या कहते हैं, अगर ऊपर से नीचे मोड़ा जाएगा तो नीचे वाले पे चिपक जाएगा, अगर यहाँ से इसको मोड़ा जाएगा तो ये जाके यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार से काटती है। इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, आगे देखिए बता रहे हैं इससे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएगा ये। तो देखिए अब ये है वर्ग में हमारे कितने क्या कहते हैं सममित रेखाएं होती हैं। तो वर्ग में हमारे देखिए 4 सममित रेखाएं होती हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये हमारे वर्ग, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएगा कि वर्ग में जो हमारी सिमेट्री लाइनें होती हैं कितनी होती है, तो 4 होती हैं। आयत में जो हमारी सिमेट्री लाइनें होती है देखिए 2 होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में हमारी जो एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती, क्योंकि अगर आप यहाँ बीच में कहीं से काटेंगे या यहाँ से कहीं से काटेंगे तो वहाँ पे जाके नहीं चिपकेगा, वो अगल बगल चिपक जाएगा। समचतुर्भुज में हमारी जो होती हैं सिमेट्री लाइनें जो होती हैं वो हमारी 2 होती हैं। 1 मिनट, ये तीर लेने में प्रॉब्लम हो रही है पॉइंट। तो देखिए समचतुर्भुज में हमारी जो होती हैं वो 2 होती हैं। काइट में कितनी होती है हमारी, 1 होती है। इतने से आप लोगों का क्वेश्चन अगर आना रहेगा तो 1 नंबर का आ जाएगा। लोग बात करने जा रहे हैं अबेकस के बारे में। अबेकस देखिए हमारा क्या होता है। अबेकस जो होता है इसमें बच्चों को जोड़ना घटाना सिखाया जाता है, स्थानीय मान निकालना सिखाया जाता है बच्चों को। ये दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है, और वैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें जोड़ना घटाना सिखाया जाता है बच्चों को और स्थानीय मान के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारा हो गया अबेकस। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अबेकस के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जियो बोर्ड के बारे में। जियो बोर्ड जो हमारा होता है वो लकड़ी का होता है, उसमें जो कीलें लगी रहती हैं, लोहे की कीलें लगी रहती हैं, ऊपर रबड़ से लगा के आकृति बना के बच्चों को सिखाया जाता है। ये 2D आकृति के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये समतल आकृति जो होती है उसके प्रयोग में लिया जाता है इसका। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये बन सकता है कि परिधि, क्षेत्रफल, बहुभुज की विशेषताओं को पता लगाने के लिए ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है। ये दृष्टिहीन बच्चे जो होते हैं उसे छू के बता सकते हैं। जैसे उन्हें अगर कोई बता देगा कि क्या कहते हैं, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं जो होती हैं एक समान होती हैं, लेकिन बच्चे को अगर यहाँ पे उसे टच करके बताया जाएगा तो बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से इसे सीख लेगा। तो ये प्रयोग में जो बच्चे जो दृष्टिहीन होते हैं उनके प्रयोग के लिए बहुत अच्छा होता है ये जियो बोर्ड जो होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जियो बोर्ड के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 10 ग्राम के बाद। 10 ग्राम जो होता है इसमें 7 प्रकार की आकृति होती है, 7 प्रकार की आकृति पाई जाती है इसमें। ये 2D डायमेंशन होता है। ये ज्यामिति जो आकृति होती है उसे पहचानने के लिए, छात्रों के अंदर सोच विकसित करने के लिए, दृष्टि विकसित करने के लिए ये प्रयोग में किया जाता है। इसमें जो होता है 1 वर्ग होता है, 1 समांतर चतुर्भुज होता है और 5 त्रिभुज होते हैं। बच्चा इसमें से क्या कहते हैं तमाम प्रकार की आकृतियाँ बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कैट बना दिया, यहाँ पर डॉग बना दिया। तो इसी तमाम प्रकार के बच्चा चित्र बना के वो सीखता है। इसमें ज्यामिति आकृति जो होती है वो बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए, उसकी सोच डेवलप करने के लिए 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया 10 ग्राम। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रिड पेपर के बारे में। ग्रिड पेपर का प्रयोग जो होता है वह दशमलव संख्या के लिए किया जाता है। यहाँ पे बच्चों में दशमलव संख्या जो होती है उसकी क्षमता विकसित करने के लिए ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए 0.5 और 0.50 में बच्चे को ये पता रहता है कि 0.5 है जो वो बड़ा रहता है, लेकिन बच्चे को यहाँ दशमलव के आधार पर बताया जाता है कि दशमलव होने के बाद अगर वो संख्या क्या कहते हैं 0.5 है तो वो भी बराबर है, 0.50 है तो वो भी बराबर है। यहाँ पे अगर आप 0 लगा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, यहाँ से 0 हटा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो होता है दशमलव संख्या के प्रयोग में ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ओके, लग रहा है कुछ नहीं। ओके, थैंक यू।